जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब पहाड़ी राज्य में सियासी उठापटक अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में अलग अलग दलों में इस वक्त उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है। रविवार देर रात हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित करते हुए उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी और राज्य के हितों से अधिक हरक सिंह रावत अपना और अपने परिवार का व्यक्तिगत हित चाहते थे, इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने हमारी पार्टी। तो सुना आपने किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरक सिंह रावत के लिए व्यक्तिगत हित उत्तराखंड राज्य के हित से अधिक था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। यह तो बीजेपी का पक्ष था जो हमने आपको बताया। अब आइए आपको बताते हैं कि हरक सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पार्टी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत आज न केवल भावुक हुए, बल्कि हरक सिंह रावत ने कहा कि वो कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी से मिलने, और ट्रैफिक जाम में फंसने के दौरान वो थोड़ा लेट हो गए और तभी उन्हें सोशल मीडिया से उनके निष्कासन के बारे में पता चला। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत अब पूरी तरह से बागी हो गए हैं और कल तक जिस बीजेपी के वो कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, आज आंखों में आंसू लिए वो बीजेपी को कोसते हुए क्या कुछ बोले, जरा आप भी सुनिए। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। कहां से आएगी ऐसी बुद्धि? आएगी तो कहां से आ जाएगी? इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। इन्होंने मनगढ़ंत। बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। उन्होंने खुद यहां तक कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ने की गलती को स्वीकार करते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा। एक तरफ हरक सिंह रावत बीजेपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में जाने को ललायित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कमल उठा लिया, जिससे पहले से जारी सियासी उठापटक में नया मोड़ सामने आ गया है। ऐसे में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि हरक से
क्या पड़ेगा फर्क और कैसे ये सियासी उठापटक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, किस तरीके से राज्य में इस वक्त जारी सियासी गहमा गहमी विधानसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित करेगी। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम वरिष्ठ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ रही हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ शादाब शम्स जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले तीनों मेहमानों को हम स्वागत करेंगे और स्क्रीन पर लाएं। इससे पहले सीधा रुख करता हूं मैं, जिस तरीके से इस पूरे सियासी घटनाक्रम में आज पूरे दिन हमने देखा उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, उस पर टिप्पणी के लिए विद्रोही जी का। अरविंद विद्रोही जी, जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में सियासी तापमान, एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ सियासी तापमान अपने शीर्ष पर है। हरक सिंह रावत देर रात पार्टी से निष्कासित किए जाते हैं, दिल्ली पहुंचे वो, उसके बाद आज पूरे दिन अटकलें लगी रही कि आज शायद वो कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर रहे, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कांग्रेस की तरफ से ठोस नहीं कहा गया है। कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा फायदा किसे आप देखते हैं हरक सिंह रावत के भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद? अभी तो हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, इसका सीधा नुकसान हरक सिंह रावत की ही राजनीति है। कांग्रेस का जितना नुकसान वो कर सकते थे, उन्होंने हरीश रावत सरकार को, अपनी कांग्रेस की सरकार को ये राजनीतिक अपराध जो हरीश रावत ने भी कहा कि जो हरक सिंह रावत ने अपनी सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई थी, उसके बारे में भी बात थोड़ी बड़ी, उसका पहले राजनीतिक है कि उनकी गलती हुई थी, अपराध हुआ था कि नहीं। जब तक राजनीति के हरक सिंह रावत तरीके लोग जो कि अपने मूल संगठन को ही जिसने उनको सबूत दिया था, उसके साथ सत्ता में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जब वो कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं, तो उस बात की कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। 6 महीने से तो लगातार भाजपा में अपनी बात रख रहे थे, दूसरी चीजें बनवाना चाह रहे, ये खुल के आ गया कि टिकट जाए, तो दूध का जला जो है आज जो पीता है कांग्रेस। मुझे लगता है कि कांग्रेस की समस्या होगी कि अगर हम हरक सिंह रावत को लेते उनकी बहू को भी टिकट देते, उनके समर्थकों को, तो आने वाले समय में हरक सिंह रावत से वो काम कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ किया है। तो अब ये लोगों को राजनीति में जगह देने के लिए इनको किनारा करना है। कांग्रेस के पास आप बेहतरीन मौका है कि हरक सिंह रावत से कहे कि आप जाइए, करिए, चुनाव लड़िए, और जीत के आने पर अगर कांग्रेस को आप समर्थन देंगे तो स्वागत है, नहीं देंगे आप अपनी राजनीति करिए। कांग्रेस को अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष की अपनी आवाज उठाई, उसको मौका देना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, आपकी बात हमने सुनी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी से उनको निकाला गया है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, इसका फैसला तो मुझे लगता है इस वक्त आला कमान ही ले सकते हैं, चाहे वो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो या नहीं। मैं भी इसका जवाब आपको नहीं दे सकती कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्योंकि ये निर्णय सोनिया गांधी, बगावती तेवर तो बीजेपी को तकरीबन 2 महीने से दिखा रहे हैं। इससे पहले हरीश रावत ने उनका स्वागत कर दिया था पार्टी में, जब उनका इस्तीफा हुआ और फिर वापस उन्होंने इस्तीफा वापस लेते हुए बीजेपी में बने रहने का निर्णय लिया। आप मुझे बोलने दीजिए तो शायद मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, और ये चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आप 5 साल हो गए प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद अगर किसी मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए आपको सीटे की धमकी देनी पड़ती है, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। प्रतिमा जी, माफी के साथ टोक रहा हूं, क्या आप और आपकी कांग्रेस ये मानती है कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जहां वो देना चाह रहे थे वो स्वीकार्य नहीं हुआ, इसीलिए हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना रखे थे? बीजेपी कह रही है कि वो 3 सीटें। मैंने नहीं बोला कि आप अगर मुझे मेरी वो बात कंटिन्यू कर लेने देते तो आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता ना पड़ती, आपको जवाब नहीं जाता। देखिए,
जहाँ पे किसी मंत्री और विधायक को जो जनप्रतिनिधि है उसको अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए अगर इस तरीके की मशक्कत करनी पड़ती है तो शर्मनाक बात। और रही बात की आज जनता में जिस तरीके से वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये भी अपने आप में एक सबूत है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, उसकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। और आज आप जनता के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे कि आपने 2017 में जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे करवाने में जो है चाहे हरेक सिंह रावत जी हो चाहे कोई भी मंत्री विधायक को पूरा हुआ। अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, हमें ऐतराज जैसी दर है और लोकतंत्र में जो दरवाजे होते हैं राजनीति में वो कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। ये वो दरवाजे हैं जिससे लोग आते भी है और जाते भी है। आज मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, खुद अभी आपने सिखाया जनता आर्या जी ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ करके वो गई है तो वो दरवाजे से ये बड़ा अच्छा जिक्र आपने कर दिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये होता, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी से हरक सिंह रावत को ला रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी अपनी महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है आपका दामन छोड़कर कमल को थाम रही है। मतलब क्या नेताओं में ईमान नाम की कोई चीज रह गई है नहीं? अब देखिए, अब तो लगी आप मेरी बात को, मैं इस बात इसीलिए जाए आप पूछे, इससे पहले मैंने ही उस बात को लेकर आ रही। सुनिए, सरिता आर्या जी को पिछले 3 दिनों से मनाने की और समझाने की कवायद जो थी वो जारी थी। आप जब राजनीति में होते हैं तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्ति विशेष से स्वार्थ सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स भी जुड़ रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है प्रतिमा जी, आपकी बात हमने सुनी। शादाब शम्स भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। शादाब, जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में नेताओं का दल बदल चल रहा है और जिस तरीके से इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले गहमा गहमी है, हरक सिंह रावत को क्यों निकालना पड़ा आप लोगों को, और क्यों आप लोगों को जो अर्पिता आर्या हैं उन्हें पार्टी में शामिल करना पड़ा? देखिए, पहले तो मेरी पार्टी का ध्येय बिल्कुल साफ है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। लेकिन जो लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी हित को ओवर लुक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरी पार्टी उन चेहरों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस बार थोड़ा ज्यादा कर लिए, 5 साल कर लेती है ना, लेकिन 5 साल कर लेती है। अब मैं पूरा उत्तर दे दूं तो आप समझ पाएंगे जी। मैंने कहा कि हम बहुत छटपटाहट में थे। अच्छा। और उसका जीता जागता सबूत यह है कि जो पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी है, उस पार्टी में बहुत सारे लोगों ने प्रेशर पॉलिटिक्स की और कई बार पार्टी बहुत ज्यादा असहज हुई और कार्यकर्ता लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे और ये बोलते थे कि भाई आप अनुशासन सिर्फ हम कार्यकर्ताओं के लिए है क्या? ये जो आए हैं, ये जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, इनके लिए कोई अनुशासन नहीं है क्या? तो लगातार ये पार्टी के ऊपर प्रेशर था कार्यकर्ताओं का कि भाई इनकी राजनीति, जो इस पैटर्न पे ये लोग राजनीति करते हैं, व्यक्तिवादी राजनीति, इसी प्रेशर से निकाला गया। उन्होंने अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांगा और हम ये कह रहे हैं कि पुत्र वधू के लिए टिकट मांगने की बात के साथ साथ वो भी चलो आदमी पुत्र वधू के लिए टिकट मांगना अलग बात है, एक समर्थक की भी टिकट मांग कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ प्रेशर पॉलिटिक्स जो हो रही थी ना, वो प्रेशर पॉलिटिक्स किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने बैठ के एक मजबूत निर्णय लिया कि ये जो ड्रामेबाजी होती है हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं सुन लीजिए ना पहले सर, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत देर बाद मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह का ट्रेंड सोशल मीडिया में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं, ये बता रहा है कि मेरा कार्यकर्ता, जो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है, जो हमेशा पार्टी के लिए जीता है मरता है, देश के लिए जीता है मरता है, वो आज खुश है कि पार्टी ने एक मजबूत निर्णय, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, उसका वापस जलवा दिखाया है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और ये बता देंगे कि किसी कीमत पर भी जो व्यक्तिवादी हित वाले लोग हैं इन्हें उधर कांग्रेस में रहने दीजिए, जो प्रदेश तो राष्ट्रीय हित वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जी, आप एक मजे हुए प्रवक्ता हैं, इसका कुशल उदाहरण आपने दे दिया। अब मेरा सवाल आप सुन लीजिए। ये जो दलील आप इस वक्त दे रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता को इसीलिए भी शायद हजम न हो क्योंकि अब जब विधानसभा चुनाव दहलीज पर है, तब आप एक तरीके से अपने उस
नेता को अबैंडन कर देते हैं, उसके ऊपर तमाम तरीके के व्यक्तिवादी होने के आरोप लगाते हैं, जिसको 5 साल आपने 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री बनाकर रखा। ऐसे में फिर यह सवाल उठता है कि क्या आप लोग भी जरूरत की राजनीति करते हैं? जब आपको आवश्यकता थी हरक सिंह रावत की, तब आप लोगों ने उन्हें बनाए रखा। कुछ दिन पहले उन्होंने जब इस्तीफा भी दिया तब भी मान मनोबल हुआ, लेकिन इस बार क्या ऐसी परिस्थिति हुई, इस बार क्या ऐसी बात थी अंदर की, आप बेहतर बता पाएंगे कि इस बार मान मनोबल भी नहीं कर पाए आप लोग और हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस को जिताने का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक शब्द गलत जोड़ दिया कि इनको बनाए नहीं रखा, झेला। अच्छा। और पार्टी ने झेला ईमानदारी से, और वो झेल सब चैनल ने देखी, पूरी मीडिया ने देखी कि आए दिन ये कोई ना कोई नखरे की तरह, जैसे बहू ऐड जाती है नखरा दिखाती है, वैसे नखरे दिखा के भाग जाते थे। इन्हें फिर मनोबल, इनकी मान मनोबल कहनी पड़ती थी। हमें लगता था ये अभी चिल नहीं हो पा रहे, इन्हें एडजस्ट करो, इन्हें थोड़ा सा और समय दो, थोड़ा सा और चिल करो। ऐसे करते करते 5 साल दे दिए आप लोगों ने। नहीं, मैं अभी सुनिए ना कि इस बीच में तमाम जो श्रम मंत्रालय का जो मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उनके सामने हुआ सबने देखा, वो कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन ये अब अति हो गई थी। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, लगा बहुत हो गया, हम इन्हें आगे नहीं झेल सकते, इसलिए अलविदा कर दो। बस एक आखिरी एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं इसमें, क्योंकि मैं फिर प्रतिमा जी से जवाब लूंगा। हरक सिंह रावत का बीजेपी से कांग्रेस में जाना आपके लिए फायदा है या फिर कांग्रेस के लिए नुकसान है? ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन हमारे लिए फायदा है। हम अपने फायदे के हिसाब से, हमारा पार्टी का अनुशासन जो तार तार हो रहा था उसे बचाया है, पार्टी की गरिमा को बचाया है। और हम ये कह रहे हैं, हरक सिंह रावत जी बड़े नेता हैं, लेकिन वो व्यक्तिवादी राजनीति जहाँ होती है उसी दल में ठीक है। मेरे यहाँ तो व्यक्तिवादी राजनीति के लिए जगह नहीं है, और इसलिए आज हमने सरिता आर्या को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है। मेरी बात होने दीजिएगा। सरिता आर्या को ज्वाइन कराया और बिना शर्त कराया है, और उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा मुझे पार्टी संगठन का काम दे, दरी बिछाने का काम दे, मैं सारे काम करूंगी। टिकट की हम बिल्कुल साफ कह दिया है, कोई टिकट की बात आप नहीं अगर कर रही है तो हमारे लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। यानी शादाब जी, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, अगर सरिता आर्या का नाम सूची में आता है टिकट की, तो फिर आपसे भी सवाल पूछूंगा मैं उस दिन। नहीं, जिस दिन सरिता आर्या कांग्रेस के कार्यालय से बैठ के बात कर रही थी, उस दिन शादाब शम्स ने मीडिया के तमाम साथियों को बयान दिया और कहा कि सरिता आर्या जी ने कहा कि जो मुझे टिकट देगा मैं वहां जाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट दे मैं बीजेपी में आने के लिए तैयार हूं। हमने कहा था किसी कीमत पर भी टिकट के लालच में भारतीय जनता पार्टी में मत आना। अब देखिए शादाब जी, सुनिए सर, मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैंने कहा आप दलित की बेटी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका वहां अपमान हुआ है, पार्टी जो निर्णय लेगी उसे मानना पड़ेगा, शर्तों के आधार पर नहीं देंगे हम। देने के लिए शादाब जी, आप बड़े मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन शर्त आप नहीं रखेंगी ना। प्रतिमा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, प्रतिमा जी आप ही के पास, क्योंकि शादाब थोड़ा लेट जुड़े शादाब जी चर्चा में, इसलिए उनसे 2-3 सवाल लिए। प्रतिमा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, प्रतिमा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, प्रतिमा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। शादाब शम्स ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप हरक सिंह रावत को लेते हैं तो आपका नुकसान होगा। क्या आप ये नुकसान जो है उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने 2016 में लोकतंत्र की हत्या करने का कृत्य किया था, तो क्या उन्होंने ये सोचा था? तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आज 5 साल जब हरक सिंह रावत जी आपके लिए शादाब जी प्लीज बीच में प्लीज शादाब जी और अपनी बात कर रहे हैं, मेरे पे सवाल उठा रहे हैं। ये वही बात हो गई कि जो हरक सिंह रावत जी 2016 से पहले भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो गंगा जल से नहा के पवित्र हो जाते हैं। शादाब जी आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिए, फिर आपके पास में आता हूँ। अर्पिता जी आप अपना पॉइंट प्लीज रखिए। हाँ, और मुझे बड़ी हंसी
के बयान होता है इन लोगों का कि हमारी पार्टी में अनुशासन वाली पार्टी है। आपका कैसा अनुशासन की बात करते हैं आप? आपके खुद के विधायक प्रतिमा जी आपने सवाल सुना मेरा सवाल जो है उसका पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। इस तरीके से चर्चा मैं तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहता हूं। आप बताइए, आप लोगों के साथ अगर हरक सिंह रावत आते हैं तो आप लोग इसको फायदा मानते हैं, या फिर आप लोग जिस तरीके से आपके नेता हरीश रावत ने कहा कि अभी इस पे विचार होगा, विचार करेंगे क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, ये आप भी स्वीकार करेंगी ना प्रतिमा जी? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। पहले मैं जरा हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब दे दूं। आप हमेशा अनुशासनता की बात करते हैं कि हमारी पार्टी बहुत अनुशासन में बंधी हुई है। आपकी पार्टी का अनुशासन तो उसी दिन देखने को मिल गया था जिस दिन आपके जिला पंचायत जो अध्यक्ष थे वो किस तरीके से एक विधायक को गालियां देने का कार्य भरी सभा में कर रहे थे। आपका अनुशासन तो उसी दिन सामने आ गया था जिस दिन आपके जो चमोली है वो जिस तरीके से ऋषिकेश और जिस तरीके से पौड़ी हो, आपने जिस तरीके अपने लोगों ठीक है आपने वो पॉइंट मेक कर लिया अपना। प्रतिमा जी वो पॉइंट आपका मेक हो गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रतिमा जी आपने। आपकी बात का जवाब दे दो, आपकी बात का जवाब दे दो, संयम से थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में आएंगे या नहीं आएंगे इसका फैसला आलाकमान करेगी। दूसरी बात समझिए, जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे भरोसा रखेगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा, मुझे लगता है ऐसे हर एक व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में शामिल, चाहे वो 5 साल सत्ता की मलाई बीजेपी में चाट कर क्यों ना आया हो। शादाब जी प्लीज सवाल नहीं पूछना पड़ता। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो पार्टी कांग्रेस को, जो भी व्यक्ति कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा उसका पार्टी में स्वागत है। लेकिन जो कार्यकर्ता पिछले 5 सालों से संघर्ष के दौर में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, उस कार्यकर्ता का नुकसान नहीं होगा। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को और कांग्रेस के हर सिपाही यानी आप भी टिकट जो है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति को देंगी, वो हरक सिंह रावत, उनकी पुत्र वधू या फिर उनके समर्थक को नहीं देंगी। मैं मान लूं ये बात? देखिए, बिल्कुल। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपको अपने पहले किशोर उपाध्याय जी के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो मुझे लगता है कि आला कमान किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आने वाली है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीतने वाली है। हरक सिंह रावत जी आज कांग्रेस पार्टी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और उनके आने न आने से मैं एक बात आपको बता दूं, 2022 में हमारी जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में 5 सालों से ठीक है मैं आपकी बात ठीक है, पॉइंट मेकिंग ठीक है प्रतिमा जी। अरविंद विद्रोही जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विद्रोही जी, आपने दोनों नेताओं के तर्कों को सुना। कुछ दिन पहले हरीश रावत ने एक बयान दिया था एक समिट में कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अभी भी मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने को तैयार है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर से उन तमाम चेहरों की वापसी होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में। ये जो वापसी देख रहे हैं आप तमाम नेताओं की, ये क्या इस बात की सुगबुगाहट है कि जो माहौल है वो एक दल की तरफ दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है? किस तरीके से आप आंकते हैं ये जो शफल इस वक्त चल रहा है उत्तराखंड में? देखिए, हम लोग तो स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को कि जो चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के समय में टिकट न मिलने पर या टिकट और लोगों को दिलाने के लिए किसी भी दल से दूसरे दल में जाते हैं, उनको मानते हैं कि वो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि बनने की, सत्ता में शामिल होने की राजनीति करते हैं। उनका अपनी क्षेत्र की जनता से या दलगत सिद्धांतिक कोई मान्यता उनकी नहीं रहती है। और ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर कांग्रेस के लोगों ने काम किया और हवा बन रही है, कांग्रेस के लोगों को लगता है कि हमारी वापसी हो रही है। हरक सिंह रावत को लगता है कि हम 3 लोगों को टिकट नहीं दिला पा रहे, 2 लोगों को। अब वो क्या कहते हैं कि हम कांग्रेस में जाके कांग्रेस की सरकार बनवाएगी। खा जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इसी तरह अभी उत्तर प्रदेश का जो हुआ, उत्तर प्रदेश में लोग भाजपा छोड़ के जा रहे
कह रहे हम सपा की बनवा देंगे। अरे आप बसपा में थे, आप बसपा नहीं बनवा पाए, आप कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस गिरा दिया। इन अवसरवादी तबीयत के लोगों से अगर राजनीतिक दल निजात पाले, भाजपा ने अच्छा किया कि निजात पा लिया उत्तराखंड में। कांग्रेस गलती करेगी क्या लेकर? कांग्रेस गलती करेगी क्या इन्हें शामिल करके? ये नहीं कर, मेरा अगर मत हो तो इनको कहना चाहिए कि आप निर्दलीय लड़िए और वहां कांग्रेस को मजबूती से लड़ना चाहिए। कांग्रेस का ये तीन लोग जो लोग जीत के आ जाए फिर पार्टी कांग्रेस छोड़ के चले जाए तो कांग्रेस क्या करेगी? ठीक है, पॉइंट आपका एक ठीक है। शादाब, जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों के खेमे में सेंध मारने की कोशिश की जा रही है, आपने बीजेपी से अर्पिता आर्य को अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी। आप अभी भले ही कह रहे हो कि टिकट को लेकर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन खुद आप ही ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उस पार्टी का दामन थामूंगी, और उसके बाद वो बीजेपी का दामन थामती है। तो ये अपने आप में सब कुछ कह जाता है बिन कहे भी। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि आप लोगों के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या नजर आ रहा है, जिस वजह से आप लोग नहीं चाह रहे कि ऐसे वो नेता जो आप लोगों के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको आप साथ लेकर आगे बढ़े? एंटी इनकम्बेंसी, 3 मुख्यमंत्रियों का दबाव, इन तमाम चीजों को भी आप लोग झेल रहे हैं, तो क्या ये एडेड प्रेशर आप लोग नहीं चाहते, इसीलिए आप हरक सिंह रावत को आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले जाने दिया? मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, आता हूँ, आपके पास भी आऊंगा। जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। हाँ। जो सरिता आर्या है वो कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी, पूर्व विधायक है, बड़ी नेता इनकी थी और एक दलित परिवार से आती है। उन्होंने हमारे यहाँ आके कहा मैं दलित की बेटी हूँ, और प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था कि बेटी लड़की लड़ सकती हूँ, और उन्होंने ये बात प्रेस में कही आज ज्वाइनिंग के समय। उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये देखिए उन्होंने 40% बात की, यहाँ 20% भी जो महिलाएं हैं उन्हें भी निपटाने की बात करी, तो 20% भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में आपके साथ इस विचारधारा के साथ आ रही हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हूँ, पूरा दलित समाज को साथ लेके आ रही हूँ, क्योंकि एक दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, वो ये कहते हुए इन शब्दों के साथ यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया। दूसरा, अब हम ये कह रहे हैं वहां जो कैंडिडेट है, हम सरिता आर्या जी को भी लेने की हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो हमें डिच करके गए हैं, जो लोग हमें धोखा दे के गए हैं, अगर उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें उनके चेहरों के साथ भी कहीं ना कहीं उनके साथ उन्हें सबक सिखाने के लिए जरूरत पड़े तो उसमें कोई, मुझे लगता है कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और पूरी कर दूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज राजनीति ये कह रही है कि इस प्रदेश को, उत्तराखंड को अगर सही दिशा में राजनीति को लेके चलना है तो हमें ऐसे लोगों को, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे इस बात को बोल रहा हूं कि जिसे जाना हो, मेरी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, जिसे जाना हो व्यक्तिगत हित में तुरंत चले जाइए, हमारे दरवाजे खुले। ठीक है, हम कह रहे हैं चले जाइए। ठीक है, जिसको जाना हो, जिसको राष्ट्र हित, प्रदेश हित की चिंता हो, सिर्फ हमारे साथ रहे, विचारधारा के साथ जुड़ के रहेगा। ठीक है, तो हमारा ठीक है, समय की मेरे पास कमी है। ठीक है शादाब जी, आपका पॉइंट आपने बड़ी, ठीक है, आपका पॉइंट आपने बता दिया। प्रतिमा जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या केवल उत्तर प्रदेश के लिए है? क्या केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियों को ही 40% टिकट देंगी क्या आप लोग? शादाब जी प्लीज, गांधी परिवार की लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। शादाब जी रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोले, सवाल पूछ लीजिए। इनकी जो जमीन है वो खिसकने वाली है। एक मिनट सवाल सुन लीजिए डॉक्टर प्रतिमा जी, सवाल तो सुन लीजिए। प्रतिमा जी सवाल तो सुन लीजिए। ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष को ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा? एक तरफ आप यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं चला रही है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में जहां चुनाव है वहां आपकी प्रदेश अध्यक्ष जो है महिला, वो छोड़कर बीजेपी में जा रही है। ये कारण समझा दिए दर्शकों को उनको जाने का। बस बिल्कुल आपको समझा दूंगी, इसका कारण आपको समझा दूंगी। देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये जो नारा प्रियंका, माननीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने दिया है, नहीं आप नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए तो मैं आपको समझा पाऊंगी, अदरवाइज हाँ बिल्कुल। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है वो एक ऐतिहासिक नारा है और मुझे इस पर गर्व है और वो सराहनीय कदम है। आपने हमारी देखी 125 की, 125 में 40% के
हिसाब से 50 सीटें महिलाओं को दी है, उसमें उत्तराखंड के संदर्भ में आई है, उत्तराखंड के। बिल्कुल मैं आ रही हूँ, अरे आप सोचते बहुत है, आप लोग जाइए, मैं आ रही हूँ उसी संदर्भ में। अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ और आप सरिता आर्या जी को कोट कर रहे हैं, अगर मैं सरिता आर्या जी के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो एक बात पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या लिस्ट आउट हो गई है? क्या सूचियां उम्मीदवारों की आउट हो गई है? नहीं। तो नहीं, हमारे पास जो खबर है, शादाब जी प्लीज बीच में। वो जो कदम होता है वो व्यक्ति को जो है मुझे लगता है काल के गाल की तरफ ले जाने का कार्य करता है। अच्छा। और मुझे एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और हम सब के लिए, चाहे आला कमान के लिए संगठन सर्वोपरि है। और अगर आप अपने पर्सनल हितों को साधने के लिए पार्टी के साथ दगाबाजी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की पार्टी में कोई जगह आपका नहीं। पॉइंट मैंने सुना और इसी से एक सवाल उठा है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा लिस्ट अभी आउट नहीं हुई है, तो क्या अर्पिता आर्या ने एक मिसकैलकुलेटेड डिसीजन लिया? क्या उनका नाम लिस्ट में था? इतना ही बता दीजिए। नहीं, देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकती कि उनका नाम लिस्ट में था या नहीं, बट बिल्कुल उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और उन्हें उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या नहीं, आज तो उन्होंने कहा, एक मिनट, आज तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके लिए मुझे समय दीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। ठीक है, आप अपने बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दलितों की बात करी। अरे आप क्या दलितों की बात करेंगे? जिस दलित बेटी का रेप हो जाता है, रातों रात उसको आप डीजल डाल के जला देते हैं, उसी हाथरस में कुछ ऐसा ही अलवर में भी हो जाता है ना प्रतिमा जी। प्रतिमा जी कुछ ऐसा ही अलवर में भी हो जाता है। नहीं प्रतिमा जी, नहीं, मैं चर्चा भटकने नहीं दूंगा। प्रतिमा जी नहीं, कुछ ऐसा ही अलवर में भी हो जाता है, फिर उस पे सीबीआई की जांच करवानी पड़ती है। इस पर मत आइए। आज अर्पिता आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा कहा है, वो महिला प्रदेश अध्यक्ष रही है कांग्रेस की इतने सालों तक। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में केवल लड़कियों लड़ सकती हूं नारा उत्तर प्रदेश तक सीमित किया गया है। क्या उत्तराखंड में एक ऐसी नेता जो आपके लिए पार्टी के बड़े महिला चेहरों में से एक थी, वो छोड़कर जा रही है? तो एक तरफ जहां आप लोग कह रहे हैं कि एक एडेड एडवांटेज आप लोग को रेस में है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में, अर्पिता आर्या के जाने से नुकसान होगा या नहीं, इतना बता दीजिए। अब आप सुनिए मेरी बात। हाँ। आपने जो है मेरा जो जवाब है वो आपने अपने सवालों में ही दे दिया या सरिता आर्या जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिया। अच्छा। कि वो प्रदेश कांग्रेस महिला की अध्यक्ष है। हाँ। विधायक रही, टिकट भी दिया गया है। हाँ। तो उनके मान और सम्मान में पार्टी ने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी और 5 सालों से पार्टी के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं, ये सराहनीय है। लेकिन आज अपने पर्सनल हित के लिए जो भी व्यक्ति पार्टी देखिए, आज पार्टी को सत्ता में आने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश को और प्रदेश को कांग्रेस की जरूरत है। आज देश और प्रदेश ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया। प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदलकर उन्होंने प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया। आप भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं, आप जवान को किसानों से लड़ाने की राजनीति करते हैं। लेकिन ठीक है प्रतिमा जी, उनकी शहादत की लड़ाई है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। आ रहा हूं प्रतिमा जी, एक सवाल मेरा ये है कि अंदर खाने कांग्रेस में भी हरक सिंह रावत को लेकर एक सियासी गहमा गहमी है। अंदर खाने खबरें ये भी चलाई जा रही हैं कि प्रीतम सिंह जो है वो हरक सिंह रावत को लाकर हरीश रावत के सामने खड़ा करना चाहते हैं। कितनी इन बातों में सच्चाई है? देखिए, ये तो बड़ी बात अजीब सी, जिसने भी ये बात चलाई है बड़ी हास्यास्पद है। अच्छा। क्योंकि प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष नहीं गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास कि आप जो है हरक सिंह रावत जी को निष्कासित कर दीजिए। हाँ। प्रीतम सिंह जी नहीं कहते हरक सिंह रावत जी के पास कि आप इस तरीके के अपने मेडिकल कॉलेज की डिमांड कर दीजिए, या आप अपने जनप्रतिनिधि है तो उन्हें याद दिलाने गए थे कि आप अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भाजपा से बात करें। तो हास्यास्पद लगता है मुझे ये। और एक बात आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसका पूरा का पूरा फैसला सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नहीं, ये दलील हजम नहीं होती, क्योंकि हरीश रावत ने खुद कह दिया है कि एक बार हरक सिंह रावत खुले मन से कह दे कि कांग्रेस छोड़कर जाना उनकी एक गलती थी तो उनका पार्टी में स्वागत है। तो अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तो बात छोड़ ही दीजिए। ठीक है शादाब, ठीक है, तो ये कहिए ना कि अप्रूवल मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी
प्रतिमा जी, प्रतिमा जी ये कहिए ना अप्रूवल मिल चुका है। प्रतिमा जी ये कहिए ना अप्रूवल मिल चुका है। प्रतिमा जी ये कहिए ना अप्रूवल मिल चुका है और कल या परसों में ठीक है, आपके समक्ष सारी ठीक है, जल्द मैं हमें इंतजार रहेगा उस बात का। शादाब जो बात मैंने प्रतिमा जी से पूछी, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि उत्तराखंड और खास करके देहरादून के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रीतम सिंह जो है वो एक तरीके से हरक सिंह रावत को लेकर गए हैं और कांग्रेस में भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसा आपके राजनीतिक दल में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन अधूरी बात आपने कही कि जो ये प्लानिंग इन्हीं की है। हमारे राजनीतिक फैसले तो कुछ होने वाला नहीं है, चिंता मत कीजिए, हम बहुत अनुशासित हैं। लेकिन हाँ, प्रीतम सिंह लेके गए हैं कि हरीश रावत के सामने एक चेहरे को खड़ा करें। इस तरह की ये बातें आ रही हैं, इनकी ये बातें चल रही हैं। आज हमने भी मीडिया में सुना, वो कह रहे हैं मैं प्रीतम सिंह मेरे मित्र हैं। अब ये ग्रुप की लड़ाई है, व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई है। प्रीतम सिंह चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, हरक सिंह चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ठीक वैसा ही हाल है, ठीक वैसा ही हाल है जैसा आपके पार्टी में एक समय था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरफ और अलग अलग लोग, सतपाल महाराज हर बार जब मुख्यमंत्री, कभी नहीं हुआ ऐसा, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ठीक है, आप भले ही आप न स्वीकार करें शादाब जी। मैं जो आपको कह रहा हूँ सुन लीजिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया तो एक उफ नहीं गई, और मुख्यमंत्री हटने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमारा चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। ये मेरी पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं हो सकता। ठीक है, आखिरी सवाल में लूंगा और चर्चा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात पूरी है सर, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस इब्तदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिछली बार 11 पे आ गए थे, इस बार इकाई पे समेटेंगे, ये वादा है युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। इस बार 60 पार का जो नारा हमने दिया है वो चरितार्थ होगा। समय की मेरे पास कमी है, समय की मेरे पास पाबंदी है, इतना ही। इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। ये उत्तराखंड का सियासी इस वक्त जो है समर बना हुआ है। एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर अब जनता को फैसला करना है कि अब उत्तराखंड में अगले 5 साल किसकी सरकार होगी। हालांकि उत्तराखंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये जरूर बताता है कि यहां के मतदाता जो है वो 5 साल बाद अपने नेता को बदलने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी की दलील ये है कि उन्होंने इतना काम किया है बीते 5 सालों में कि एक बार फिर जनता उन्हें चुनेगी। तो वहीं कांग्रेस हरक सिंह रावत और तमाम लोगों को अपने साथ लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की जो कुर्सी है उस पर काबिज होना चाहती है। तो इन दोनों दलों के बीच आम आदमी पार्टी भी किस तरीके से उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कारगर साबित होती है, उसमें वोटों के प्रतिशत को प्रभावित करती है, यह देखना दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल के लिए आज इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए FM न्यूज के साथ।